हेलो ऑल। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड देखते हैं दैट इज KMnO4। So let's start. KMnO4, that is potassium permanganate. तो इसमें भी हम मेजरली पोटेशियम डाइक्रोमेट वाली चीजें देखेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देखेंगे इसमें, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी देखेंगे हम KMnO4 की। एंड उसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ एसिडिक मीडियम में डिस्कस करा था, तो यहाँ पर हम न्यूट्रल या फिर फेंटली अल्कलाइन मीडियम में भी डिस्कस करेंगे। बाकी मेजरली सेम है। अगर एक ओवरव्यू देखें तो पहले तो हम प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, देन वी विल सी द यूजेस। और यूजेस से पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने ये कैसे एक्ट करता है वो भी देख सकते हैं, एंड देन हम इसके यूजेस देखेंगे। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, जैसे ऊपर देखते हैं तो ये लास्ट क्लास के नोट्स हैं। यहाँ पर हमने K2CR207 में क्या देखा था, प्रिपरेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यूजेस एंड स्ट्रक्चरल डिटेल्स। तो प्रिपरेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूजेस तो यहाँ भी सेम है। प्रॉपर्टीज एक नया सेक्शन है। एंड प्रिपरेशन में हम इसमें क्या देखेंगे, कमर्शियल प्रेप एंड लैब प्रेप। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम देखेंगे इन एसिडिक मीडियम एंड इन न्यूट्रल या फिर बोल सकते हैं फेंटली अल्कलाइन मीडियम। ये कुछ डिफरेंसेस रहेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि KMnO4 बनता कैसे है। तो इसमें मेजरली क्या रहता है कि हम फ्यूज करते हैं MnO2 को विद एल्कली मेटल ऑक्साइड एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KNO3। इसकी प्रिपरेशन मेजरली इंक्लूड्स बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 with an alkali metal hydroxide जैसे कि KOH, NaOH, alkali metal hydroxide and an oxidizing agent। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो सकता है, जैसे कि KNO3। हमें यहाँ पर मतलब दिख रहा है कि हमें KMnO4 बनाना है, तो एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड भी हम KOH ले सकते हैं। एंड यहाँ पर एक और याद रखने वाली बात है कि ये जो MnO2 है इसका ब्राउन ब्लैक सा कलर होता है, ब्राउन ब्लैक कलर। इन जनरल तो इसकी प्रिपरेशन ऐसे होती है, ये याद रखना है। अब हम अगर पहले देखें कमर्शियल प्रेप कैसे होती है, तो उसकी रिएक्शंस पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट इज द कमर्शियल प्रेप। हमने देखा है कि हम जनरल प्रिपरेशन कैसे होती है। MnO2 में कोई एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड डालना है एंड देन उसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देना है, जैसे कि NO3। प्रिपरेशन तो यही रहेगी। अब हम देखेंगे कमर्शियली और लैब में वही सेम प्रिपरेशन में डिफरेंस कहाँ आता है। तो कमर्शियल प्रेप में MnO2 लिया, उसमें उसकी करा दी हमने एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन। काफी फैंसी वर्ड लग रहा है बट और कुछ नहीं है। बोला क्या है, एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन। मतलब हम डालेंगे इसमें एल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड और जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी।
इसका बस मतलब है दैट इज फ्यूज्ड विथ KOH एंड ऑक्सीडाइज्ड विथ KNO3 या फिर एयर। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, MnO4 2 माइनस। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके आगे इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर देते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन। अब तुम यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हमें तो चाहिए MnO4 माइनस, ये चाहिए हमें। तो इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। तो यहाँ करेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो हमें मिल जाता है MnO4 माइनस। तो जो भी हम एल्कलाइन सॉल्यूशन यूज करेंगे उसमें जो हम केटायन लेंगे दैट वुड बी K प्लस, तो हमारे पास एंड में KMnO4 आ जाएगा। सो दिस वाज द कमर्शियल ट्रिप। अब हम देखते हैं लैब ट्रिप कैसे होती है इसकी। रिएक्शन हमें सेम ही करानी है, दैट इज MnO2 में कोई एल्कलीन मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे KOH वगैरह डालना है एंड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना है। तो देखते हैं उसमें कैसे कराएंगे। तो देखते हैं लैब प्रिपरेशन। तो लैब प्रिपरेशन पहले तो वही जैसे हमने जेनेरिक तरीका देखा, फ्रॉम MnO2 प्लस KOH प्लस O2, इससे हमें मिला K2MnO4 प्लस वाटर रिलीज हो गया। तो ये देख रहे हो तुम यहाँ पर, और ये सेम ही चीज है, यहाँ पर भी Mn+6 में ही है, यहाँ पर MnO4 2 माइनस से मिला है क्योंकि तुम देखो ना फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है, KOH एंड O2 डाल रहे हैं। यहाँ पर KOH एंड एयर या फिर KOH एंड KNO3, उससे बेसिकली क्या होनी थी, ऑक्सीडाइजेशन ही होनी थी। एंड देन उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर H प्लस डाल रहे हैं या फिर न्यूट्रल मीडियम रख लो। कुल मिला के एल्कलाइन नहीं होना चाहिए। एंड देन उससे हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट KMnO4 प्लस MnO2। अब MnO2 वापस मिल गया। तो देख रहे हो ये साइकिल चलती रहेगी एंड दिस साइकिल गोज ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें प्रोसेस करना है H प्लस एंड न्यूट्रल मीडियम, तो उससे तुम्हें ये मिल जाएगा एंड उसके साथ साथ MnO2 मिल जाएगा। तो MnO ये तो हमारे पास सॉल्यूशन में पड़ा ही है और O2 तो ठीक है एयर से मिल ही रही है, तो फिर वापस ये रिएक्शन होती जाएगी एंड ये ऐसे ही प्रोसीड करता जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं Mn+2 से कैसे बन सकता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऑक्सीडेशन तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर याद रखना कि जो इंटरमीडिएट बनता है ना वो भी MnO2 ही है, इंटरमीडिएट फॉर्म MnO2। तो ऐसा है कि MnO2 से तो डायरेक्टली बना लो या फिर क्या करो Mn+2 से MnO2 जाओ और फिर बन जाएगा। बट ये रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, मतलब एंड में तुम्हें नहीं मिल रहा है। सो इसकी रिएक्शंस देखते हैं। इसको याद करने का एक तरीका भी है, Mn+2। तो यहाँ पर 3 रिएक्शंस हैं इसकी। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं टू क्रिएट स्पेस। यस,
यहाँ पर है H2OH2 Bi+5 Pb+4। ये सब डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, MnO4 ये तो हमें चाहिए ही था, तो ऑब्वियसली ये तो मिलेगा ही। उसके साथ क्या मिलेगा, ये क्या हुआ ऑक्सीडाइज, तो ये रिड्यूस हो जाएंगे लोग, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें SO4 2 Bi+3 Pb+2। तो अब इसे याद कैसे करें, इसको क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पर मैं H2 लगा दूं तो ये मार्शल एसिड हो गया, तो इसलिए मार्शल, बी को भी लिख दो, भी, और पीबी को पागल, मार्शल भी पागल। तो ये इसको याद करने की टेक्निक, ठीक है। और यहाँ पर +5 से ऑब्वियसली +3 में ही जाएगा, देन ये +4 से +2 में, एंड ये जो है इसका स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो बीच के जो ब्रिजिंग ऑक्सीजन है उसकी जगह ये बन जाएगा। तो ये हमने प्रेपरेशन देख ली, पहले कमर्शियल प्रेप देन लैब प्रेप, देन हम इसके बाद अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो हमारी प्रेपरेशन हो गई, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, तो इसकी प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मीडियम का क्या रोल होता है, जैसे हम देखते हैं ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सम मीडियम, एसिडिक या फिर एल्कलाइन मीडियम है वट, इसमें काफी इंपॉर्टेंट बात है कि इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर is directly proportional to the H plus concentration। मतलब यहाँ पर मैं कुछ पावर्स की बात नहीं कर रही हूँ कि फर्स्ट पावर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऐसे, इट्स जस्ट दैट कि जितना एसिडिक मीडियम ज्यादा होगा उतना ही ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये याद रखने की बात है कि ज्यादा एसिडिक मीडियम में KMnO4 की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो भी बढ़ जाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि अ, कैसे दो सॉल्यूशंस हैं उसमें H प्लस की कंसेंट्रेशन दे दी एंड KMnO4 की ऐसे रिएक्शंस होंगी दो, तो फिर एक में क्या होगा कि KMnO4 जो है वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स का डिफरेंस आ रहा है, जबकि दूसरी रिएक्शन में ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स का डिफरेंस नहीं आ रहा होगा। तो तुम्हें पता है कि ज्यादा एसिडिक मीडियम में KMnO4 ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तुम्हें पता है कि इस वाले कंटेनर में तो ये वाली रिएक्शन होने के ज्यादा चांसेस है, तो तुम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी से तुम वैसा खतरनाक दिखने वाला सवाल भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो इसीलिए एक एक चीज अच्छे से याद होनी चाहिए, एंड उसे फिर लिंक करते हुए क्वेश्चन में हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देन अब अगला देखते हैं, कलर। तो कलर जो होता है इसका, वो होता है डार्क पर्पल विच इज ऑलमोस्ट ब्लैक। और इसका रीजन क्या होता है, रीजन ऑफ कलर, या फिर बोल लो कलर ड्यू टू, कलर ड्यू टू LMCT, चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर से बेसिकली कलर आता है इसमें, ठीक है। उसके बाद कलर पे कमेंट कर लिया, अब इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा कमेंट करते हैं। सो दिस इज आइसोस्ट्रक्चरल, इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है किससे, आइसो, अच्छा ठीक था, आइसोस्ट्रक्चरल विथ KClO4, पोटेशियम परक्लोरेट, उससे ये आइसोस्ट्रक्चरल है, पोटेशियम परक्लोरेट, ठीक है।
उसके बाद अब इसकी सॉल्युबिलिटी पे कुछ कमेंट करते हैं। सो दिस इज नियरली insoluble in water, nearly insoluble in water। तो मैं कुछ फिगर्स लिख रही हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा फील आता है कि नियरली इंसॉल्युबल मतलब कितना ज्यादा कम। तो ओनली 6.4 grams in 100 grams of water at room temperature। कभी शुगर और सॉल्ट देखना कि कितने ग्राम्स घुल जाता है कितने पानी में एट रूम टेम्परेचर। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि diamagnetism diamagnetism along with temperature dependent weak paramagnetism। ठीक है, इसमें क्या होता है, डायामैग्नेटिज्म ये शो करता है बट टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म भी है, मतलब टेम्परेचर वेरी करने से पैरामैग्नेटिज्म भी शो करने लग सकता है। सो दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना। एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम ये एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं, इसमें डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग होती है। ऑब्वियसली जो Mn है वो डी सीरीज से बिलोंग करता है एंड जो ऑक्सीजन है वो पी ब्लॉक से है, तो फिर इसीलिए डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, decomposition at 513 Kelvin which is 240 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा बस फील होना चाहिए कि कौन से टेम्परेचर पे डिकम्पोज करता है। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, तो तुम इसे हीट करो एट 513 केल्विन, तो क्या मिलेगा, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 रिलीज हो जाएगी। तो देखो तुम KMnO4 के साथ इन्हीं देखते आ रहे हो, एक तो ये +7 में है, ये +6 में है, ये +4 में है। ऊपर प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शंस देखते आए थे कि MnO4 2 माइनस MnO2 से बन रहा है एंड देन सो ऑन। तो ये वही मिलते जुलते से कंपाउंड है, तो इसलिए इन्हें याद करना आसान है। बस ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऑक्सीजन रिलीज हो रही है इसमें। देन अब देख लेते हैं कि KMnO4 किसको पसंद नहीं करता है, तो HCl को पसंद नहीं करता है। जैसे हमने बोला था ना कि तुम KMnO4 को किसी एसिडिक मीडियम में यूज करो, उससे उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर और उभर के आएगा और बढ़िया आएगा, बट HCl नहीं होना चाहिए वो एसिडिक मीडियम, कांट बी यूज्ड विथ HCl। ठीक है, सो ये सारी प्रॉपर्टीज थी। हमने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रॉपर्टीज देखी है हमने। तो पहले तो हमने देखा कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ H+ के साथ बढ़ती है एंड कलर इसका डार्क पर्पल होता है। KClO4 के साथ आइसोस्ट्रक्चरल है, पानी में नियरली इंसॉल्युबल है और वैसे डायमैग्नेटिज्म शो करता है बट टेम्परेचर के साथ पैरामैग्नेटिज्म शो कर सकता है वीकली। देन डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग होती है। उसके अलावा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें K2MnO4 MnO2 और O2 मिलता है एंड इसे HCl में तो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन अब क्या देखेंगे, अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं इसलिए फैक्ट्स भी यहीं देख लेते हैं।
इम्पोर्टेंट। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो ऐसे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें थोड़ी बहुत लिखी होती है ना एनसीईआरटी में, उससे तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम, नहीं पता चलता कब पूछ ले। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो काफी रिएक्शंस जो हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल डेटा से अंडरस्टैंड की जा सकती है, बट अकेले ये पैरामीटर काफी नहीं है। सो लाइक many reactions can be understood by reduction potential data, but only this parameter is not enough. हम देखते हैं ना कि रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, मतलब जो वैल्यूज का डिफरेंस है वो इतना है, तो फिर रिएक्शन हो सकती नहीं, ये हम चीज देखते हैं, बट दैट इज नॉट इनफ। तो क्या होता है कि MnO4 माइनस जो है at H plus concentration 1 should oxidize water. Why? According to reduction potential data. बट इन रियल प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता है। बट इन रियल प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता। बट वाई? रीजन इज काइनेटिक्स। मतलब जो हम फिजिकल केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ते हैं वो एकदम से कुछ हमें एक्सप्लेन कर जाती है ऐसी रिएक्शन के पीछे की चीज, विच इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग एंड लाइक काफी न्यू चीज है कि मतलब काइनेटिक्स हम वैसे रिएक्शन बिना डिस्कस नहीं करते हैं, बट यहाँ पर ये मेंशन करा हुआ है, तो लाइक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो लाइक मेन बात कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन सपोजेडली रिडक्शन पोटेंशियल डेटा से हो जानी चाहिए थी बट एक्चुअली नहीं हो रही है, तो उसका क्या रीजन है? तो और भी कई तरीके की रीजन हो सकते हैं, जैसे कि काइनेटिक्स इन्होंने बताया, और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, बट मेजरली क्या होता है कि रिएक्शन दो तरीकों से ही गवर्नड होती है। एक चीज बताती हूँ, जैसे जो रिएक्शन है वो गवर्नड होती है बाय टू थिंग्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स। मेजरली इन्हीं दो चीजों से गवर्न होती है। सो अगर कोई चीज थर्मोडायनेमिकली फिजिबल दिख रही है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल डेटा से हमें दिख रहा है कि रिएक्शन हो जानी चाहिए, तब भी नहीं हो रही, तो मतलब काइनेटिक्स रोल प्ले कर रहा है। एंड काइनेटिकली अगर कोई चीज हो जानी चाहिए कि ये रिएक्शन तो बहुत ही फास्ट है, तो हो ही जानी चाहिए थी, अगर वो नहीं हो रही है तो मतलब थर्मोडायनेमिक्स उसका रीजन है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफी न्यू चीज है, इतनी पूछी भी नहीं गई है अभी तक, एंड दिस कैन बी आस्क्ड एनी टाइम, मतलब दिस इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़े बहुत सवाल हैं इस पे, बट स्टिल ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली टच टॉपिक नहीं है, सो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अब ऐसा हो गया है कि इतने सारे पेपर्स हो गए हैं, इतने सारे क्वेश्चन सेट्स हैं अब एनटीए के पास एंड एवरीथिंग, तो उसको भी नए नए क्वेश्चन निकालने होते हैं, तो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये तो इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वन हो गई। अब दूसरी इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देखते हैं। दूसरा है कि Mn+2 जो है वो सेल्फ कैटलिस्ट होता है। जिसका क्या मतलब है कि अगर ये बनता है तो खुद ही रिएक्शन कैटलाइज कर देता है। अगर ये बनता है तो खुद ही रिएक्शन को कैटलाइज कर देता है।
मतलब तेज कर देता है, कैटालाइज करना मतलब फास्ट कर देना। दी रिएक्शन कैटालाइज कर देता है। ओके, दिस इज Mn+2। उसके अलावा जो KMnO4 है, दैट इज सेल्फ इंडिकेटर। अच्छा, सेल्फ इंडिकेटर है, बट किस चीज का? तो रिडॉक्स रिएक्शन पूरी होने पर ये खुद ही कलर चेंज कर लेता है, नो नीड ऑफ यूजिंग इंडिकेटर। सो रिडॉक्स रिएक्शन पूरी होने पर इट चेंजेस इट्स कलर itself, no need of using indicator। सो इसमें इंडिकेटर यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला एंड दूसरा फैक्ट ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद करना। एंड देन अब हम आगे देखते हैं कि MnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज KMnO4 as an oxidizing agent। KMnO4 as an oxidizing agent। अब तुम्हें याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एसिडिक मीडियम ले लो या फिर क्या लेंगे हम, न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन। अब क्वेश्चन इज कि एल्कलाइन मीडियम में क्यों नहीं ले सकते? सो व्हाई आर वी नॉट स्टडिंग दिस इन alkaline medium? सो द रीजन इज एल्कलाइन मीडियम में MnO4 माइनस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो MnO4 2 माइनस बन जाता है। रीजन इज MnO4 minus does not exist in alkaline medium। It gets converted to MnO4 2 minus। ठीक है। सो इसलिए हम लोग सिर्फ एसिडिक मीडियम एंड न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम में डिस्कस करते हैं। सो अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं हम पहले एसिडिक मीडियम में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन एसिडिक मीडियम। तो याद है लास्ट लेक्चर में विच वाज ऑन पोटेशियम डाइक्रोमेट, हमने देख लिया था कि एसिडिक मीडियम में जो है K2Cr2O7 किस में कन्वर्ट होता है, एंड देन फिर हमने 4 रिएक्शंस एक ही जगह पे याद कर ली थी, विच वाज कि सल्फर आयोडाइन Fe एंड टिन, उनके लिए हमने एक साथ याद कर लिया था। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही देखेंगे, इस सबसे रिएक्शंस जल्दी याद हो जाती हैं, थोड़ी आसपास के लोगों में सिमिलैरिटी से और जल्दी हम चीजें याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर MnO4 माइनस जो है ये तो Mn+2 में कन्वर्ट होगा, ये हमने देख लिया। अब देखो ना ये +7 है और Mn की लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। ये हमने उस वीडियो में देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसमें मैंने बताया था कि हम सबके ऑक्सीडेशन स्टेट याद कैसे कर सकते हैं, तो उसमें हमने ये याद किया था कि +2 से +7 तक होती है Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट्स।
सो हमें जाना तो इधर है। अब क्या क्या ऑप्शंस है, मतलब क्या क्या रिएक्शंस पॉसिबल हैं, वो देखते हैं। लेट्स सी। हम यहाँ पर 6 रिएक्शंस याद करेंगे। Fe+2 से ये जाएगा। अब ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे। Fe+3 सल्फर-2 से जाएगा सल्फर के प्रेसिपिटेट में। I- जो है वो जाएगा I2 में, गैस। ये दोनों तो सेम है, K2Cr2O7 वाली। इनफैक्ट पहला वाला भी K2Cr2O7 वाले ही है। ये 3 तो वहां से आ गए। अब टिन नहीं आता है यहाँ, टिन की वजह 3 नए लोग आते हैं। NO2- जो है वो NO3- में जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन +3 में है, यहाँ पे नाइट्रोजन +5 में है। देन SO3 2- इंट्यूटिव से ही है वैसे ये, मतलब जैसे होता है ना, SO3 2- होता है, एक SO4 2- होता है, NO2- होता है और NO3- होता है। तो हमें पता है मतलब ऑक्सीडाइज कराने हैं तो कम से ज्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में भेजना है। तो इसमें ये बनेगा, यहाँ पर ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पर C2O4 2-, ये जो है ये CO2 बनेगा, विच इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन। एंड यहाँ पर कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो फिर यहाँ पर अब कुछ चीजें देखते हैं, कुछ कलर्स वगैरह याद करते हैं। तो ये तो हमने याद करा ही था, प्रॉपर्टीज में पर्पल कलर का होता है। Mn+2 काफी पॉपुलर होता है इसका कलर, विच इज लाइट पिंक या फिर कलरलेस। लाइट पिंक और कलरलेस, ठीक है। वैसे तो हम ये चीज जब कलर्स याद करेंगे तब भी देखेंगे कि Fe+2 जो है वो ग्रीन कलर शो करता है, और Fe+3 Fe+2 जो है वो ग्रीन कलर शो करता है, और Fe+3 जो है वो येलो कलर शो करता है। तो ये चीज हम वहां भी देखेंगे, सो डोंट वरी। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 3 है, सेम एज K2Cr2O7 रिएक्शंस, राइट। टिन की बजाय बस यहाँ पर ये 3 आ रहे हैं। और ये जो है इनके एंड प्रोडक्ट्स, दीज आर क्वाइट ऑब्वियस, राइट। अल्टीमेटली थोड़ा रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए ना, अगर एकदम एग्जैक्टली याद नहीं भी है तो। ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम हमने कवर कर लिया। अब हम देखेंगे न्यूट्रल या फिर फेंटली अल्कलाइन मीडियम। न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम। ओके, सो यहाँ पर जो है हमने क्या देखा था, H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कम हो जाती है। अब ऑक्सीडाइज कम कर रहा है ये, तो फिर खुद भी रिड्यूस कम होगा। तो MnO4- जो है प्लस +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में तो नहीं जाएगा, उससे कम किस में जाएगा, +4 में। तो हमने याद कर लिया कि ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, और हमने +4 में MnO2 बहुत देख लिया आपके MnO4 में, तो वो इसी में ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम 3 रिएक्शंस देखेंगे। I- S2O3 2- Mn+2।
तो ये तीनों रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल दी थ्री रिएक्शंस, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स उतने ऑब्वियस नहीं है, इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है। और जो ऑब्वियस चीजें हैं वो तो मतलब पेपर में पूछेंगे तो सबके लिए थोड़ा इजी रहेगा। ये जो नॉट सो ऑब्वियस चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। सो आई माइनस जो बनता है iodate in KMnO4 minus presence, IO3 minus, which is known as iodate. H2O3 2 minus बनता है SO4 2 minus, और Mn+2 जो है वो MnO2 बनता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये तीन याद करने वाली चीजें। आई माइनस जो है ये तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब ऐसे उन्हें कंपाउंड गेस कराना होता है ना, तो वो पूछ लेते हैं कि देर इज अ कंपाउंड विच ऑक्सीडाइजेज I minus to I2 in acidic solution but oxidizes I minus to IO3 minus, that is iodate, in neutral medium, या फिर लिख देंगे faintly alkaline medium। तो वो वो कंपाउंड तुम्हें वहां पे गेस करना आना चाहिए, तो उसके लिए ये प्रॉपर्टीज। एंड जनरली ऐसे जब गेसिंग वाले सवाल होते हैं ना, वो मेजरली एनसीईआरटी का ही डेटा उठाते हैं। एंड डी ब्लॉक इज लाइक सच वास्ट, एंड एनसीईआरटी में भी काफी डिटेल गिवन है, तो इसलिए हमें एनसीईआरटी की डिटेल तो अच्छे से आनी चाहिए डी ब्लॉक में। सो फॉर विच आई एम हेयर। तो ये हमने याद कर ली इसकी तीन रिएक्शंस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस रिएक्शन, ये वाली तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली पर्टिकुलर रिएक्शन। इसको थोड़ा डिटेल में और डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है कि MnO4 माइनस प्लस Mn+2, ऑब्वियसली वाटर में तो प्रोसीड कर ही रही है रिएक्शन, इससे हमें मिल रहा है MnO2 प्लस H प्लस। तो ये ZnSO4 ZnO इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है। So this was all about the oxidizing agent nature, like oxidizing nature of KMnO4, how it acts like an oxidizing agent. तो अब हम देखते हैं इसके uses। तो हमने यहाँ पर जो स्टार्टिंग में देखा था कि प्रिपरेशन देखेंगे, देन प्रॉपर्टीज वी डिस्कस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना कैसे काम करता है दैट वी डिस्कस्ड। अब यूजेस डिस्कस करते हैं। सो यूजेस, सो इसके चार यूजेस हैं। पहला यूज देखते हैं, दिस इज यूज्ड वाइडली इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। कुछ भी एनालिसिस करना होता है तो उसमें ये काफी जगह यूज होता है। मतलब KMnO4 के बारे में पढ़ने से पहले हम KMnO4 काफी जगह देख लेते हैं, और हमें पता रहता है ये तो कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दिस इज अ क्वाइट ऑब्वियस यूज कि ये एनालिटिक केमिस्ट्री में यूज होता है। देन दिस इज अ फेवरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्रिपरेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत बार देखते हैं। दिस इज अ फेवरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को और क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट इन प्रिपरेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। सो इसके बाद देखते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट। तो ये ब्लीचिंग के लिए यूज होता है, ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन एंड सिल्क। तीन तरह के फैब्रिक्स के लिए यूज होता है। देन लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज, ये तो इसके हिंट में काफी बार पूछ लेते हैं कि दिस कंपाउंड इज आल्सो यूज्ड इन डीकलरेशन ऑफ ऑयल्स।
तो ये सब यूजर्स प्रॉपर्टीज इसलिए काम के रहते हैं, जब उन्हें ऐसे कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन करानी होती है तो वो यही कुछ हिंट्स दे रहे होते हैं कि इसका नेचर ऐसा है, इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, ये यूजेस हैं। तो इसीलिए प्रॉपर्टीज यूजेस को तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान से याद करना चाहिए। कलराइजेशन ऑफ ऑयल्स, डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स, ऑयल्स को डीकलर करने के लिए। सो हमने यूजेस भी देख लिया है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। एक बार हम देख लेते हैं फिर भी कि हमने आज क्या क्या कवर करा। सो पोटेशियम परमैंगनेट में हमने प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड यूजेस कवर करे। सो प्रिपरेशन दो तरह से थी, कमर्शियल प्रेप और एक लैब प्रेप। मेजर रिएक्शन उसमें यही थी कि MnO2 को हमें किसी एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करना है in the presence of an oxidizing agent like KNO3 या फिर एयर। तो कमर्शियल प्रेप तो ठीक है, MnO2 में हमने KOH डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर KNO3 भी ऐड कर दिया, उसको बोल देते हैं एल्केलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन। देन हमारे पास प्लस 6 में कंपाउंड बन गया एंड देन उसकी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा दी इन एल्केलाइन सॉल्यूशन, हमारे पास आ गया MnO4 माइनस। लैब प्रेप में क्या होता है, सेम ये कमर्शियल प्रेप वाली रिएक्शन कराने के लिए KOH और O2 डाला, उन्होंने भी वही डाला था, ये बन गया। देन H प्लस या न्यूट्रल मीडियम में हम इसे ट्रीट करते हैं, फर्दर प्रोसेसेस करते हैं एंड देन हमें ये मिल जाता है कि MnO4 एंड MnO2। MnO2 वापस मिला तो ये वापस ही रिएक्शन होती रही क्योंकि बाकी सब चीजें तो सॉल्यूशन में है ही। देन हमने देखा कि Mn+2 से भी बना सकते हैं हम। तो Mn+2 से कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमने चीज याद की, मार्शल भी पागल, और उसमें देखा कि इंटरमीडिएट होता है MnO2। फिर फर्दर इसकी 8 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, जिस विच वाज लाइक इसका एक ऑक्सीडेटिव नेचर, H+ की कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे चेंज होता है, कलर क्या है, किससे स्ट्रक्चर मैच करता है, सॉल्युबिलिटी कैसी है, मैग्नेटिज्म कैसा है, और स्ट्रक्चरल डिटेल्स जैसे कि डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, और किन के साथ इन्हें यूज नहीं करना चाहिए, जैसे HCl के साथ यूज नहीं करना चाहिए। फिर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे कि रिडक्शन पोटेंशियल की डेटा के हिसाब से भी अगर कोई रिएक्शन हो रही हो तो जरूरी नहीं है कि वो रिएक्शन हो, क्योंकि काइनेटिक्स भी एक रोल प्ले करती है। हो सकता है रिएक्शन एक्सट्रीमली स्लो है जिस वजह से वो हो ही नहीं रही। उसका एक एग्जांपल है MnO4 माइनस जो है विद H+ कॉन्सेंट्रेशन 1, इसे पानी को ऑक्सीडाइज कर देना चाहिए बट एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता, राइट? तुम पानी में तो यूज करते हो उसे, तो रीजन इज काइनेटिक, काफी स्लो रिएक्शन है। एंड देन सेकेंडली हमने देखा कि Mn+2 सेल्फ कैटलिस्ट है और कि MnO4 जो कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस ऑक्सीडेशन स्टेट में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, वो एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है। देन हमने कि MnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा, एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शंस देखी। देन इसके हमने 4 यूजेस देखे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज देखेंगे 3D सीरीज की, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स एंड Fe+3 की कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं, एंड अलॉय फॉर्मेशन। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।